इतिहास एकदम बेसिक से लूसेंट में जो क्वेश्चन दिया है वो तो हम करेंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो मुझे लगा कंटेंट जो उसमें नहीं दिया है वो मैंने अलग से आपके लिए ऐड कर दिया है। आप साथ में लिखते जाएंगे तो कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि लूसेंट में अलग तरीके दिया है, मैं याद कराने के लिए आपको अलग से कराऊंगा। उसमें आपको थोड़ा लिख के आप करेंगे तो जल्दी याद भी होता जाएगा साथ साथ, ठीक है। और इसी हिसाब से आप क्या करना, याद भी करना, इसी हिसाब से पढ़ना भी। आप सिस्टमेटिक कुछ लूसेंट में नहीं दिए ना तो मैंने अलग से ऐड करवाया, उसमें कितना किताब में कितना ऐड करोगे, ठीक है। अरे स्टार्ट। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। अगर हम बात करें इतिहास के, सबसे पहला क्वेश्चन, इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं तो इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक याद रखिए किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। अगर हम बात करें कि हेरोडोटस की एक किताब है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका। तो इस प्रश्न के बारे में आपसे पूछा जाता है कि हिस्टोरिका नामक किताब के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिका नामक जो किताब है उसके लेखक कौन है, हेरोडोटस। तो जल्दी लिखते जाइए फास्ट। हिस्टोरिका जो किताब लिखी वो किसने लिखी, तो याद रखिए हेरोडोटस ने ये किताब लिखी है। कौन सी किताब, हिस्टोरिका। स्पीड से लिखिएगा आप लोग। हिस्टोरिका नामक किताब किसने लिखी है, याद रखिए किताब हेरोडोटस ने लिखी है, ठीक है। पंचतंत्र नामक किताब किसने लिखी है, हाँ, एक किताब और याद रखिए, पंचतंत्र अभी टेस्ट में भी आया था, पंचतंत्र किताब है, पंचतंत्र। पंचतंत्र किताब किसने लिखी थी, विष्णु शर्मा, ठीक है। एक किताब और इम्पोर्टेंट है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ आपको, इससे हटके जब तक आप लिख रहे हैं तब तक ध्यान से ये चीज समझ लीजिए। पंचतंत्र किताब किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने। इसके बाद एक कामायनी पुस्तक अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में, कामायनी किसने लिखी थी, कामायनी एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। एक आध किताब आप बताइए। हाँ, अष्टाध्यायी के बारे में पूछा जाता है। अष्टाध्यायी किताब किसने लिखी थी, अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी जो किताब लिखी थी, याद रखो किसने लिखी, ये पाणिनि ने लिखी। अष्टाध्यायी जो किताब है उसके लेखक कौन है, पाणिनि है। और पाणिनि कौन थे, व्याकरणाचार्य थे। अगर पूछा जाए पाणिनि क्या है तो पाणिनि है व्याकरणाचार्य। एक किताब और पूछी जाती है इंपोर्टेंट, जो विष्णुगुप्त ने लिखी थी, बताओ कौन सी लिखी थी, अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र जो किताब है ये पूछा जाता है, अर्थशास्त्र किताब के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र की किताब के लेखक कौन है, चाणक्य है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बता दो क्या है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों को कितने समूह में बांटा। हाँ, ध्यान समझिए, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में संगीत समूह को कितने भागों में बांटा, ऐसा क्वेश्चन है कि वाद्य यंत्रों कितने समूह में बांटा था, तो चार समूह में बांटा था। एक क्वेश्चन है जैसे एग्जाम्स में उनके आया था, बता रहे हैं एनटीपीसी सेट पेपर में, याद रखिए कितना है, चार समूह में बांटा था, ठीक है। ऐसे कोई नए क्वेश्चंस भी आते रहे तो आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आज के पूरे टॉपिक में हमें क्या क्या कंप्लीट करना है, ये पूरे इंट्रोडक्शन में अगर देखें इतने टॉपिक्स हमें यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये पूरे टॉपिक हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। आइए देखते हैं कि करके पूरे टॉपिक्स। सबसे हमें पहले देखना है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के पहले मैंने आपको बताया सबसे पहली चीज आप याद रखो, इतिहास। ये सब टॉपिक किसके अंतर्गत आते हैं, इतिहास के अंतर्गत। तो इतिहास जो है वो इतिहास के जनक कौन कहे जाते हैं, हेरोडोटस। और इनकी किताब का नाम क्या है, हिस्टोरिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको हम पढ़ेंगे क्या क्या। आज प्राचीन के भारत के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से रहे उसके बारे में हम देखेंगे। अगर प्राचीन भारत के स्रोत को हम देखा जाए कि जानकारी हमको कहाँ से मिलती है प्राचीन भारत के बारे में, तो चार मुख्य स्रोत हैं। एक कौन सा है, धर्म ग्रंथ है। दूसरा कौन सा है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। तीसरा कौन सा है, विदेशियों का विवरण है और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पहला क्या था, धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ से हमको किसके बारे में पता चलता है, प्राचीन इतिहास। धर्म ग्रंथ यानी वेद आदि से। और दूसरा क्या है, कुछ इतिहास में जो ग्रंथ लिखे गए उससे भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है विदेशियों का विवरण। जो हमारे यहाँ विदेशी आए उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी, उस किताब के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये विवरण हमको प्राप्त हुए और उससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, प्राचीन पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जैसे अशोक ने भी बहुत सी जगह लिपि पर लेख लिखवाए, जैसे सांची का स्तूप है। आप बहुत जगहों पे भीमबेटका जाते हैं, शैल चित्र बने हुए हैं, तो वहाँ कुछ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है जिससे भी हमको किसकी जानकारी मिलती है, प्राचीन भारत की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे धर्म ग्रंथ में हम आते हैं वापस इसमें, तो वेद हमारे कितने हैं, वेद 4 हैं। चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद।
ऋग्वेद के बाद जो आया वो कौन सा आया? यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद आया सामवेद। सामवेद के बाद आया इन चारों वेदों को जब हम मिला देते हैं तो इसी का नाम बन जाता है संहिता। क्या बन जाता है? संहिता। और अगर आपसे पूछा जाए महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो जय संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। फिर से वापस आइए, ऋग्वेद में हम बात करते हैं। ऋग्वेद में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बताओ, क्या क्या है? सबसे प्राचीन वेद। पहला पॉइंट आपको क्या रखना है? सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन अगर वेद पूछा जाए तो सबसे प्राचीन वेद याद रखो यही है। दूसरी चीज है गायत्री मंत्र का उल्लेख। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिला है? हाँ, गायत्री मंत्र का उल्लेख भी है। इसमें सूर्य, क्या हमको इसमें सूर्य उपासना का पता चलता है? हाँ बिल्कुल चलता है। मंडल कितने हैं? मंडल इसमें 10 हैं। सूक्त कितने हैं? सूक्त हैं इसमें 10, 28। ये मंडल हो गया। मंडल 10 है, सूक्त कितना है? 10, 28। और ऋचाएं कितनी है? कितना लिखा है? 10,400। लुक्षण में कितना दिया है? 10,400। ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं थोड़ा ऊपर नीचे जो बता रहे हैं हो सकता है अलग किताब में। तो अगर हम बात करते हैं दूसरा यजुर्वेद, ठीक है। अच्छा, होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर पूछा है ऋग्वेद के पढ़ने वाले को किस नाम से जाना जाता है, तो होत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखो होत्र होते हैं, उद्गाता होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? अधर्वी होते हैं। तो ये सभी आगे आएंगे आपका। अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद, यजुर का मतलब क्या है? यजुर मतलब यज्ञ। यज्ञ आदि का जो वर्णन मिलता है वो हमको कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से। इसके बाद हम बात करते हैं शाम। शाम मतलब संगीत। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? शाम वेद को कहा जाता है। अथर्ववेद क्या है? जादू टोना, रोग निवारण, प्रणय गीत, है ना, जो विवाह गीत पे जो प्रणय गीत गाए जाते हैं उन सब का वर्णन हमको कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। अगर चारों वेदों को मिला दे तो उसको क्या कहा जाता है? संहिता। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी से इसको इसी तरह से इंट्रोडक्शन करके आप नोट करिए फास्ट। आइए अब हम बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या है? तो इसके आगे भारत के इतिहास की हम बात करते हैं। भारत के इतिहास से पहले हम समझते हैं कि भारत के इतिहास के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो देश, जो भारत देश है हमारा, इसके नाम कुछ रहे हैं। ठीक है, भारत देश के अन्य नाम क्या क्या रहे हैं? तो देखो, सबसे पहले याद रखिए, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए हमने भारत को 3 भागों में बांटा गया। भारत को पहले हम 3 भागों में बांटेंगे, लेकिन इसके पहले हम भारत का इतिहास देखते हैं कि भारत का नाम कैसे पड़ा। भारत का नाम कैसे पड़ा? आप सब लोगों को पता होगा, भरत की संतान कहे गए हम लोग। क्या गए? भरत एक कबीले का नाम भी था। और हम लोग किसकी संतान माने गए? भरत कौन थे? आपने देखा होगा सरस्वती स्कूल की जो आप किताबें पढ़ते हैं उसमें देखना फ्रंट पे एक बच्चे की फोटो होती है जो क्या है? शेर के दांत क्या हुआ? गिनता है। तो शेर से हमारे यहाँ के जो बच्चे रहे हैं शुरू से मतलब प्रतिभा उनके अंदर रही है, यानी उनके अंदर वीरता का प्रतीक रहा है। वो भरत जो है किसका प्रतीक रहे हैं? वीरता। और उन्हीं के नाम पर हमारा क्या नाम पड़ गया? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भी हमें ये माना जाता है कि हम लोग किसकी संतानें हैं? भरत की संतान है। अगर हम बात करते हैं देश के कुछ अन्य नाम है, क्या क्या नाम है? जैसे जम्बूद्वीप भी कहा गया। जम्बूद्वीप के अलावा क्या कहा गया? आर्यावर्त भी कहा गया। और क्या कहा गया? भारतवर्ष भी कहा गया। नाभि वर्षा भी कहा गया। और हिंदुस्तान भी कहा गया। इंडिया भी कहा गया। और आर्यावर्त भी कहा गया। और जम्बूद्वीप भी। जामुन के वृक्ष हमारे यहाँ अधिक पाए जाने के कारण इसको जम्बूद्वीप भी कहा गया। और क्या कहा गया? हिंदुस्तान भी कहा गया। और सोने की चिड़िया भी कहा गया। वसुधैव कुटुंबकम तो एक आदर्श वाक्य है जो कहाँ से लिया गया है? वेद उपनिषद से लिए गए जी। तो बताएं, इंडिया। और याद रखिए इसको टियान्जू भी कहा गया। क्या कहा गया? टियान्जू। जो चाइना और जापान के पड़ोसी जो देश होते हैं वो अपने पड़ोसियों को टियान्जू के नाम संबोधित करते थे। तो इसका एक नाम टियान्जू भी था। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। देश के अन्य नाम हो गया। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय इतिहास के अगर हमें अध्ययन करना है तो अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भाग में। कि सर हम इतिहास कैसे पढ़ें? इतिहास प्राचीन हम इतिहास कैसे पढ़ें? तो इतिहास को हमको 3 भागों में इतिहास को पढ़ना होगा। सबसे पहले एक प्राचीन भारत, इसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन, और फिर क्या है? आधुनिक। जो बहुत ज्यादा पुरानी चीजें हैं उसको हम कहाँ रखेंगे? प्राचीन में। कहाँ रखेंगे? प्राचीन में। इसके बाद थोड़ा सा और हम आगे आएंगे, ठीक है, तो वो सब किस में आ जाएंगे? आपके मध्यकालीन में। इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? आधुनिक भारत। तो इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से हमको कितने भागों में डिवाइड करना चाहिए? जैसे आपको कोई काम करना है, ठीक है, आपको मान लीजिए अपने कंप्यूटर लैपटॉप में एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। एक ये है, मान लो कौन? दादाजी। कौन है ये? दादाजी। ये कौन हो गए?
पापा जी, और ये कौन हो गए? हम। कौन हो गए? हम। ठीक है, तो दादाजी पहले आए, पहले आप आए? पहले दादाजी आए, तो उनका फोल्डर अलग बना दिया आपने। दादाजी के बाद फिर कौन आई पीढ़ी? पापा जी। पापा जी के बाद, और इसके बाद हम के बाद आएंगे हम दो हमारे दो। ठीक है, हम दो और हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, आगे नारा चल गया। तो इस तरह से आपकी पीढ़ी फोल्डर बन जाएगा। तो इस तरह से अब हम आप हो गए, इसके बाद आपके क्या हो जाएंगे? बच्चे। तो इस तरह से फोल्डर बनाया। इसी तरह इतिहास को भी हमने कितने भागों में बांट दिया? अध्ययन की 3। सबसे पहला प्राचीन, दूसरा क्या था? मध्यकालीन, तीसरा कौन सा हो जाएगा? आधुनिक। इसके बाद प्राचीन जो हमारे इतिहास है, देखो अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो प्राचीन भारत को, इतिहास के स्रोत जो हैं, अगर हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो अगर इसकी जानकारी हमको कैसे पता चलेगी सर कि ये प्राचीन है या कैसे? तो उसके लिए हमें 4 स्रोत हैं। कौन से, कितने स्रोत हैं? 4। एक कौन सा है? देखा जाए ज्यादातर चीजें जो है हमें इतिहास के बारे में पता चली वो धर्म ग्रंथों से ही पता चली। किससे? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के बाद क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ, मतलब जो इतिहासकारों ने कुछ चीजें लिखी है ना, पुराने समय में कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, तो इतिहासकारों ने जो कुछ चीजें लिखी उससे भी हमको बहुत चीजें की जानकारी मिलती है, यानी ऐतिहासिक ग्रंथ कहा गया। विदेशियों का विवरण क्या था? कुछ हमारे विदेशी भी आए, जैसे चीनी यात्री फायान आया, और कौन आया था? हेनसांग आया। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग आया, फायान आया, और कौन आया? मेगास्थनीज आया। तो बहुत से लोग जब आए ना, तो उन्होंने भी क्या है, कुछ ऐसे ऐसे विवरण उनके मिले जिससे हमें पता चल गया कि हाँ, इतिहास में भारत ऐसा था, पुराने समय में भारत कैसा था। उन सब की जानकारी हमको कहां से मिली? विदेशों के विवरण से। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व मतलब क्या है? हाँ, कुछ चीजें जैसे हड़प्पा सभ्यता में चले जाओ तो वहां हमको कुछ चीजें खुदाई में मिली। कैसे मिली? खुदाई में। अच्छा, हड़प्पा में खुदाई करने की क्या जरूरत थी? हाँ, सिंपल सा प्रश्न ये है कि अभी हम आगे हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, तो सर हड़प्पा सभ्यता में जो सभ्यता विकसित हुई उसमें क्या जरूरत थी हमको खुदाई करने के लिए? हमको क्या खाली फ्री बैठे थे क्या खुदाई करने चले गए? नहीं, हमें ट्रेन चलाना था। क्या चलाना था? ट्रेन। अब जब हमको ट्रेन चलाना है तो हमें ट्रेन ऐसे सीधी सीधी ले जाना है, पट्टी ले जाना है। पता चला कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं कुछ है, तो उसके लिए क्या है कि हम वहां खुदाई करके यहाँ पे इसको क्या कर रहे थे? सीधा कर रहे थे। तो कुछ जगहों पे ऐसे ऊंचाई बने हुए थे जिसके मृतकों का टीला कहा गया। मोहनजोदड़ो सुना होगा। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान। इन जगहों पे जब खुदाई की गई तो यहाँ पाया गया यार, यहाँ पे कुछ कंकाल मिले, यहाँ पे कुछ अवशेष मिले, कुछ बने बनाए हुए कुछ ईंटों के घर और मिले। तो इन सब से हमें पता चल गया भाई यहाँ पुराने समय में लोग ऐसे रहते थे। उसको हमने कौन सा काल कह दिया? हड़प्पा सभ्यता का काल कह दिया। इसके बाद फिर कौन सा आया? वैदिक काल आ गया, उत्तर वैदिक काल। ये सब आपने आगे पढ़ेंगे सब चीजें, तो सब इसके बारे में। ये क्या है? पुरातत्व। पुरातत्व मतलब जो है पुरानी जो खुदाई आदि से जो हमें साक्ष्य मिले वो क्या कहलाएंगे? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी कहलाएंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ आपने देखोगे, एक तो ये होगा खुदाई से, कुछ आपने जैसे आपने पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, कहां से मिली थी? हड़प्पा सभ्यता से मिली थी। ठीक है, तो अगर हम देखें जो पशुपतिनाथ की मंदिर है, पशुपतिनाथ का जो भगवान का मंदिर है वो कहाँ पे? एमपी में, भोपाल में नहीं है। नहीं, हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मंदसौर में। और मंदसौर में एक ससुराल है किसकी? रावण की। रावण की अपनी उनकी पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। मंदोदरी कहाँ से थी? मंदसौर से। एकमात्र ऐसी जगह याद रखो, एकमात्र जहाँ पे रावण की आज भी पूजा होती है। हर जगह रावण का पुतला जलता है, लेकिन रावण वहाँ के दामाद थे और दामाद का कभी भी अपमान नहीं करते हैं। इसलिए एमपी में एकमात्र ऐसी जगह जहाँ आज भी रावण की पूजा होती है वो याद रखिए कौन सा है? मंदसौर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ चीजें और समझते हैं, जैसे वेद। वेद का अर्थ पहले समझो क्या है। वेद हम पढ़ेंगे तो वेद का पहले समझो क्या है। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है। वेद का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए कि सर वेद तो हम पढ़ रहे हैं, सब समझ रहे हैं वेद, लेकिन वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ क्या होता है? वेदों की कुल संख्या की यदि हम बात करें तो, और ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, और इन चारों वेदों में कुछ बातें आपको याद रखना है। जो सबसे प्राचीन है उसको कहा गया ऋग्वेद है। तो सर जैसे हम कहते हैं कि सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, वैसे हमारे माइंड में आता है सबसे नया कौन सा है? तो सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। तो सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना होना सब अभी अभी चालू हो गया। पुराने वेदों में सब चीजों का वर्णन नहीं था। नवीन जब आ गया तो उसमें जादू टोना, ये नींबू मिर्ची और ये जो सिस्टम है ना, ये सब यहीं से चालू हो गया। इसके बाद आ गए क्या? पुराण। वेदांग कितने हैं? वेदांग मतलब वेदों के अंग।
ठीक है, पहले आए वेद, वेद के बाद क्या हुआ वेदांत। जैसे आप मुझसे ज्ञान ले रहे हो, इसके बाद अपने नोट्स तैयार कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो ये सब क्या है, एक नोट से दूसरे नोट्स बनना। तो वेद आए, वेदों के फिर अंग कितने हो गए 6। इसके बाद पुराणों की संख्या कितनी है 8। अगर जैसे ही पूछा जाता है ना पुराणों की संख्या कितनी है 18, लेकिन वैसे ही आप याद रखो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन जो पुराण है कौन सा है, मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण का नाम पूछा जाता है तो मत्स्य पुराण। पुराण में आपने कई नाम सुने होंगे, जैसे मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और शिव पुराण। तो कई प्रकार के पुराण आपने सुनेंगे। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है 18 है। इसके बाद हम ये कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए फास्ट, यहां से नोट करिए, यहां से। तो वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान। संख्या कितनी है 4। सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद, सबसे नवीन कौन सा है अथर्ववेद, और वेद के वेदांत कितने हैं 6। पुराणों की संख्या कितनी है 18। सबसे प्राचीन पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। आइए कुछ चीजें और मैं समझाता हूँ जो आपको सिंपल भाषा में वैसे समझ में नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आ जाएंगी। हम बात करते हैं, जैसे आपने द्वीप, प्रायद्वीप आपने इल्यूशन में दिया, उत्तर में ये है हिमालय है, दक्षिण में क्या है समुद्र है। तो द्वीप, प्रायद्वीप ऐसा करके लिखा होता है उसमें ना। तो हम पहले नदियों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक वर्ड होता है एस्चुरी, क्या होता है, एक इतने कॉन्सेप्ट में समझना है। एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, मुख्य नदी, सहायक नदी, प्रायद्वीप, द्वीप, बेसिन, ये चारों चीजें, पांचों चीजें हमें समझना है। अगर एक नदी का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं तो इतनी चीजें आपको समझनी होंगी। एस्चुरी का मतलब पहले समझो, ठीक है। किताबी भाषा पढ़ना आपको अलग लगेगी, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। डेफिनेशन सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में सिर्फ समझ के एग्जाम निकलेगा, कोई थ्योरी तो आपको लिखनी नहीं है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से मैं इस छत, ये मान लो रूम है, रूम एक मान लो छत है और एक क्या है रूम। अगर इस रूम को मैं धुलूं, ठीक है, तो ये जो जितना भी कचरा होगा धुल के कहां जाएगा, मुहाने पर। बोलो, दरवाजे पे जाएगा, कहां जाएगा, मुहाने पर। वो वहां जाके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। पूरे धूल के कंकड़, मिट्टी सब कहां जाके इकट्ठे हो गए, मुहाने पे। क्या वहां गड्ढा होगा, नहीं। तो इस प्रकार से अगर कोई चीज गई ना और वो जाके समुद्र में मिल गई और अपने मुहाने पर ले जाकर कुछ चीजें क्या कर देती है, थोड़ा ऊंचा नीचा होगा तो वो क्या है, मुहाने मिट्टी वगैरह इकट्ठा कर देगी, लेकिन उसकी धार इतनी तेज होगी वो डायरेक्ट कहां चला जाएगा, समुद्र में। लेकिन जो उसने यहाँ पर क्या इकट्ठा किया, मिट्टी, धूल के कण, या जो इकट्ठा किया ना, इस प्रकार का जो निर्माण हुआ ना ढेर का, उसको बोलेंगे एस्चुरी। क्या बोलेंगे, एस्चुरी। तो इसी प्रकार जब हमने कमरे की सफाई की तो जाके मुहाने पर जो जितना ढेर लग गया कचड़े का, मिट्टी का, वो ढेर क्या कहलाएगा, एक प्रकार से एस्चुरी। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो एक सेकंड फ्लोर है, कौन सा है, या फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, ऊपर से वाली छत को हम धुलेंगे तो ऊपर वाली जब हम छत को धुलेंगे ना तो वो नीचे पानी आएगा, और जैसे ही नीचे पानी आएगा तो ऊपर से क्या हो जाएगा, गड्ढा, और जैसे ही वो गड्ढा होगा तो वो पानी गिरेगा ना। धुलाई हमने ऊपर वाले छत की, लेकिन वो पानी कैसा गिरेगा और नीचे क्या कर देगा, तो मिट्टी यहाँ भी इकट्ठा होगी, नहीं होगी, ऊपर से मिट्टी गिर भी रही, लेकिन मालूम क्या, डायरेक्ट यहाँ इकट्ठा नहीं होगी, ऐसे हो जाएगी, इधर हो जाएगी, इधर कट जाएगी, इधर कट जाएगी। तो इस प्रकार से मिट्टी का जो कटाव इधर और इधर हुआ ना, इस प्रकार का वी शेप का जो साइन बन गया, और यहाँ पर मुहाने पर क्या हो गया, मुहाना यही है, बोलो, जहां गिर रही है उसी को मुहाना कहते हैं। तो ये मुहाना जो है ना, मुहाने पर उसने इस तरह का ढेर इकट्ठा कर दिया, इस प्रकार के ढेर को हमने क्या कह दिया, डेल्टा। अगली बात समझ में, ये गंगा कहाँ गिरती है और नर्मदा कहाँ गिरती है, अरब सागर में। तो नर्मदा पश्चिम साइड बहती है, तो जो पश्चिम साइड और कौन सी नदी बहती है, नर्मदा बहती है, और ताप्ती नदी बहती है। तो याद रखिए ये जो नदियां है ना, जो पश्चिम साइड बन रही है, जैसे मान लो गुजरात से आके होते हुए जाएंगी, तो अगर नर्मदा जो नदी है वो मध्य प्रदेश में भी है, और कहाँ है, गुजरात में भी उसका लाभ मिलता है, और महाराष्ट्र में भी लाभ मिलता है। तो ऐसी नदियां जिनका वो जहां तक उनका फैलाव है, ध्यान समझिए, जैसे कोई नदी है ना, तो अगर वो डायरेक्ट समुद्र में मिल गई ऐसे, तो क्या बनाएगी, एस्चुरी। और अगर ऊपर से गिर रही है, गड्ढे करके वो उसने निर्माण किया, खड्डे का निर्माण किया, और फिर जाके वो पानी कहाँ जा रहा है, अंत में समुद्र में गया, तो वो क्या हो गया, डेल्टा। अब यहाँ सुनिए ध्यान से, जो नर्मदा नदी है, जैसे नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, बोलो, एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से कहाँ से, अनूपपुर से। अब मध्य प्रदेश से निकली, ठीक है, अनूपपुर से, अमरकंटक के अनूपपुर से निकली, ठीक है। अब यहाँ से सुनो, और मेकल श्रेणी, कौन श्रेणी है, मेकल श्रेणी। और मेकल श्रेणी के कारण ही नर्मदा नदी का एक अन्य नाम है मेकल सुता। क्या बोलते हैं, मेकल सुता, यानी पुत्री, मेकल पर्वत की पुत्री किसको कहा गया, नर्मदा। नर्मदा नदी का एक अन्य नाम क्या है, मेकल सुता। अब यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है ना, तो नर्मदा नदी यहाँ तो निकली, पूरे में पानी का लाभ मिला, लेकिन साथ साथ में वो कहाँ चली गई, बोलो,
महाराष्ट्र, इधर जस्ट नीचे साइड महाराष्ट्र में लाभ मिल गया और कहां मिल गया, गुजरात में। तो नर्मदा नदी यही नहीं है, अब नर्मदा नदी के लाभ यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, बोलो यस या नो। तो जब कोई नदी है और वो ऐसे फैल जाए, ऐसे उसका पानी का लाभ इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, यहां मिल रहा है, लेकिन उसकी एक सीमा होगी नहीं होगी, होगी। अब जो सीमा होगी, मान लीजिए ये नदी है, मान लीजिए ये नदी है, तो नदी तो ऐसा नहीं एकदम सीधी रेखा में बहती है। अब वो नदी ऐसे गई, कैसे गई, ऐसे, ठीक है, नदी गई। अब इस नदी में क्या है कि इधर भी पानी बहा, इधर भी, इधर इधर, कहीं हो सकता है कम, कहीं क्या हो सकता है ज्यादा। तो जितने क्षेत्र को उसने क्या किया, कवर किया। ये जो कवर किया गया एरिया है ना, देखो ये जो कवर किया गया क्या है, एरिया है। तो इस एरिया को जो उसने कवर किया ना, ये जो कवर किया गया एरिया है भैया, यहाँ पे आसपास के लोगों ने यहाँ से पाइपलाइन ले ली, कुछ ले लिया, तो उनका लाभ तो मिल रहा है ना। तो ये आसपास का जो कवर किया गया एरिया है ना, इसी एरिया को हम कहते हैं बेसिन। क्या कहते हैं, बेसिन। आगे बात समझ में नहीं आई। तो किसी नदी का बेसिन क्या है, बेसिन मतलब उस नदी का फैलाव कहां तक है, उसका क्षेत्रफल कहां तक फैला हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिन। तो नर्मदा नदी का बेसिन किन किन राज्यों में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और गुजरात में है। तो नर्मदा नदी का लाभ किन राज्यों, कितने राज्यों में मिलता है, 3 राज्यों में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी का सबसे ज्यादा लाभ किस राज्य को मिलता है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1077। अगर नर्मदा नदी की तो टोटल लंबाई कितना याद है, 13, 12, ये सब किलोमीटर में है। किसमें है ये, किलोमीटर में। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा नर्मदा नदी कहाँ है, एमपी में। लेकिन अब देखो 1077 केवल लंबाई कहां पे है, एमपी में, और 13-12 कहां पर है, बोलो टोटल। तो अगर जो है ना टोटल, अब वो जितना फैली हुई है क्षेत्रों में, आ रही नदी वहां से अगर किसी जगह से होकर गुजर रही है तो आसपास क्षेत्रों में फैल जाती है, जहां तक उसका पानी छा रहा है, जितने क्षेत्रफल को कवर कर रही है, उस कवर किए गए क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। बोलो क्लियर है, डाउट है, बोलो। तो बेसिन क्या होता है, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये एस्चुरी भी समझ में आ गया, डेल्टा भी समझ में आ गया और बेसिन भी समझ में आ गया, ठीक है। अगली बात हम बात करते हैं क्या, द्वीप क्या होते हैं। द्वीप अगर जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, कोई ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी, तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, द्वीप। क्या कहलाएगा, द्वीप। मान लो ये कोई, जैसे आप भोपाल में जाएंगे, जो वो है क्या बोलते हैं, एक वहां पे पेड़ है बड़े तालाब में, बड़े तालाब के बीचों बीच एक पेड़ है, वहां से लोग नाव वगैरह से जाते हैं। तो अब देखो वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से। तो अगर मान लो ऐसा कोई जगह है जो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी, चारों तरफ क्या है, पानी, और वो बीच में है जगह, कहाँ है, बीच में। तो इस प्रकार से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र जो है, उसमें कोई ऐसी जगह हो जहां पे क्या पानी नहीं है, लेकिन वहां लोगों का रह रहे हो, या फिर ऐसी खाली पड़ी हो जमीन, तो उस जमीन को क्या कहते हैं, उस प्रकार के एरिया को क्या कहते हैं, द्वीप। क्या कहते हैं, हाँ आपने सुना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, यानी चारों तरफ जो पानी से घिर जाए वो क्या कहलाता है, द्वीप। बोलो आई बात समझ में। द्वीप के बाद हम समझते हैं क्या, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मतलब जो 3 तरफ से किससे घिरा हो, द्वीप मतलब जो पूरी चारों तरफ से पानी से घिरा हो, और प्रायद्वीप मतलब जो 3 तरफ से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो। इसके बाद हम बात करते हैं नदी और सहायक नदी, मुख्य नदी और सहायक नदी। जो नदी ना डायरेक्ट अपना पानी या तो बंगाल की खाड़ी या तो फिर अरब सागर में डायरेक्ट छोड़ दें, कहां छोड़ दें, डायरेक्ट, बीच में किसी नदी को वो पानी नहीं, डायरेक्ट, वो जो डायरेक्ट नदी जहां जाके मिलती है समुद्र में, वो क्या कहलाती है, मुख्य नदी। जो नदी अपना पानी डायरेक्ट कहां मिलाती है, समुद्र में, वो क्या कहलाएगी, मुख्य नदी। लेकिन क्या होगा, कुछ नदियां ना डायरेक्ट समुद्र में नहीं जाती, वो अपना पानी ले तो जाती हैं, है ना, लेकिन आगे चल के वो किसी नदी में मिल जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो, जैसे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी अनूपपुर से निकली और वो आते आते लास्ट में कहा मिल गई, लेकिन बीच में उसमें कुछ नदियां आ गई जो उनने अपना पानी, वो नदी यहाँ से निकली, मान लो कहां से निकली, यहाँ से, अब वो आगे लास्ट में कहा मिल गई, यहाँ, अब वो इधर गई क्या, अब आगे कौन ले जा रहा है इसको, हाँ, यहाँ से कोई नदी निकली, अब वो यहाँ पे आ गई, उसका पानी यहाँ आ गया, और इसका आगे पानी कौन ले जा रहा है। तो जो नदियां डायरेक्ट समुद्र में अपना पानी नहीं ले जाती हैं, अपना पानी वो मुख्य नदी को दे देती हैं, वो सहायक हो गई। क्या हो गई, अब इस नदी का धार और बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ गया। तो यहाँ धार कम था, आगे से उसका धार नदी का क्या हो गया, ज्यादा, और जैसे ही इसकी धार ज्यादा हुई, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कहीं जैसे कोसी नदी है बिहार में, बिहार का शोक कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, बिहार का शोक, कहीं कहीं वो नदियां तबाही मचा देती हैं,
और कहीं कहीं एकदम नॉर्मल चल रही है, तो आपके मन में आता है ना कि सर वहां पे नदी, अगर नदी हर जगह एक जैसी होनी चाहिए, नहीं, यहाँ पे साथ में क्या मिल गई, कोई ना कोई सहायक नदी। जैसे ही कोई सहायक नदी मिल जाती है उसकी धार क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। अब यहाँ नहीं चल रही तो आराम से बह रही नदी, ठीक है। तो जो नदी, अब ये नदी ना डायरेक्ट यहाँ से निकली थी, अब ये डायरेक्ट कहाँ जाएगी, समुद्र में। तो जो नदियां डायरेक्ट अपना पानी समुद्र में ले जाकर छोड़ती हैं वो मुख्य नदी, और बीच में जो नदियां डायरेक्ट नहीं जाती वो किसी मुख्य नदी में मिल जाती हैं, वो क्या कहलाएंगी, सहायक नदी। बोलो आई बात समझ में नहीं आई? हम बात करते हैं, हमने बेसिन देख लिया, हमने द्वीप देख लिया, हमने प्रायद्वीप देख लिया, सहायक नदी, मुख्य नदी, डेल्टा और ओस्चुरी। उम्मीद करता हूँ इसमें से कोई भी ऐसा आपको दिक्कत नहीं होगी। पूरी चीज कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, कोई एक खड़े होकर कंक्लूजन कर दो। आ जाओ, जल्दी जाओ भैया, फास्ट। जैसे अपन को सर ने आज स्टार्टिंग से पढ़ाया प्राचीन इतिहास और अपने वेद, पुराण, वेदांग, इन सब के बारे में। जैसे प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो अपना भारत, यानी कि भारत को भारत नाम कैसे अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे पहले भरतों का देश बोलते हैं, जैसे जो एक भरत जी थे वो यानी कि काफी बलवान थे, उनके नाम पर भारत का नाम पड़ा है। और भारत को आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान और टियानजू इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीन और जापान के लोग, उन लोगों की जुबान नहीं पलटती थी, इसलिए वो अपने पड़ोसी देश को टियानजू कह के पुकारते थे, पड़ोसी देश के मित्रों को, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे अपन बात करेंगे प्राचीन इतिहास से, 4 चीजें हैं जिनके द्वारा अपने यानी कि पूरे इतिहास का पता चलता है। 4 वर्गों में बांटा गया है। जैसे पहला आएगा धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ में जैसे वेद वगैरह आ जाएंगे। ऐतिहासिक यानी कि ऐतिहासिक उसका ग्रंथों का वर्णन। और तीसरा आएगा विदेशियों का आगमन, विदेशियों के आगमन में जैसे अपने यहाँ कई लोग आए थे, जैसे फैयान आया था, हैंसांग आया था, और वो आया था मेगास्थनीज आया था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है। और उसके बाद जैसे अपन बात करेंगे पुरातत्व विभाग, जो यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। जैसे अब मैं पहले आता हूँ वेद पे। वेद जो अपने 4 हैं, सबको पता होगा। वेदों का अर्थ होता है यानी कि वेद, जहाँ अपन को ज्ञान की कमी पड़ती है अपन लोग वेदों की तरफ भागते हैं। हिंदू लोग को ज्ञान की कमी पड़ेगी तो अपन वेदों की ओर भागेंगे, क्योंकि वेदों के द्वारा ही यानी कि सर्वत्र ज्ञान होता है वेदों में। तो पहला वेद होता है ऋग्वेद। यहीं से एक नारा आया था वेदों की लोटो, जो कि स्वामी अपने जो आचार्य जी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, वो जान गए थे कि सारा जो सारांश है वो वेदों में छुपा हुआ है। हाँ। तो इसीलिए उन्होंने बोला था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर वापस आओ। आज भी अपन लोग यानी कि डाइवर्ट हो गए, वेदों की ओर नहीं जाते कई लोग, यानी कि अब ठीक है, वो तो अपना अपना सजेशन है। और जैसे वेदों में पहले बात करेंगे ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, और उसके बाद 10,462 ऋचाएं होती हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल में जैसे 10 मंडल का ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ा, वो आ जाओ बेसिन क्षेत्र, उसको एक्सप्लेन करो। जो भी पढ़ाया अभी कल पढ़ाऊंगा आगे। बेसिन, जैसे बेसिन की बता दूं मैं, बेसिन कहलाता है, जैसे मेरे हाथ में एक बॉटल है, बॉटल के पानी को मैं चारों तरफ फैला दूं, समझ गया ना। बॉटल एक मार्ग है, बॉटल में कई गड्ढे कर देता हूं मैं, उसके द्वारा कई पानी निकलेगा और कई जगह फैलेगा, बेसिन हो गया अपना। जो एस्चुरी की बात करेंगे, एस्चुरी जो कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं पूरा कचरा कलेक्ट करूंगा, जैसे सफाई करूंगा और लेकर एक गेट की तरफ जाऊंगा कॉर्नर पे, उसको बोलेंगे अपन मुहाना, यानी कि सारी चीजें इकट्ठे कर मुहाने पे ले जाऊंगा, वहां पे पूरा दलदल बन जाएगा, यानी कि पूरा सब चीज इकट्ठा हो जाएगा है। और उसके बाद अपन डेल्टा की बात करेंगे। डेल्टा की बात, जैसे मैं पानी फेंकता हूँ ऊपर से, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर, तो ग्राउंड फ्लोर से पानी फेंकूंगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण एक गड्ढा बनेगा वी शेप में, जिसको बोलेंगे अपन डेल्टा। डेल्टा के बाद अपन बोलेंगे मुख्य नदी। मुख्य नदी जैसे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी में कई नदियां मिलकर, यानी कि एक अपना उसमें अरब सागर में जाकर मिल जाती है, ठीक है ना। और नर्मदा नदी उसकी मुख्य धारा होती है, और सहायक नदियां वो होती है जो उसके साथ में मिली है। और उसके बाद और क्या बताया था, द्वीप बताया था। द्वीप की बात करेंगे, जैसे अपने यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, जिसका अभी वर्तमान में नाम विजयपुरम हो गया, ठीक है ना। उसमें जैसे वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है ना, वहां पर चाहे कोई निवास करे चाहे ना करे, लेकिन वो द्वीप कहलाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद प्रायद्वीप यानी कि जो 3 ओर से घिरा हुआ है, जो अपना भारत भी प्रायद्वीप भारत कहलाता है। और उसके बाद सर ने अपन को क्या पढ़ाया, हाँ, ये पढ़ाने के बाद भारत ने इतिहास के बारे में बताया कि जो प्राचीन इतिहास था
मध्यकालीन इतिहास था, आधुनिक इतिहास था। जो प्राचीन में जैसे सर ने एक उदाहरण दिया था अपन को कि दादाजी, रियलिटी में जो हमारे दादाजी है हम उनके समय में जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। और पापा जो मध्यकालीन में आएंगे हम पापा के समय में भी नहीं जा सकते। और आधुनिक जो है जो हम चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। ये 3 चीजें बताई थी। और सर ने अपन को जैसे बताया था ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, सामवेद को पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है। 4 है यहाँ पे, अधर्व्यू है, सामयोति, उद्गाता, होत्र। और अपना यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्व्यू और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्रातु कहा जाता है, ठीक है ना। अधर्व्यू कौन होता है? ये कहलाएंगे अपने यजुर्वेद को पढ़ने वाले, ठीक है ना। और सामयोति, उद्गाता और उद्रातु सामवेद वाले। होत्र कौन है? होत्र ऋग्वेद वाले। और सर ने बताया था वेदांग अपने 6 होते हैं जो वेदों का अंग होते हैं, जैसे जिसमें आएगा व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और क्या कहते हैं छंद, ये सब आएंगे। और पुराण बताए थे, पुराण अपने 18 होते हैं, जिसमें विष्णु पुराण भी होता है, गरुड़ पुराण होता है, वायु पुराण होता है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। और पुराणों के जो खोज करता है यानी कि जो लिखे हैं जिन्होंने ऋषि लोमस और उनके बेटे उग्र शर्मा द्वारा रचित हैं। और सर ने एक अपन को बताई थी, यानी कि कोई गायक बताया था ना, मिर्जा गालिब की एक पंक्ति बताता हूँ। उन्होंने यानी कि एक पंक्ति लिखी है, मैंने भी सर्च करी थी, अभी देखी मैंने जस्ट। उसमें उन्होंने बताया कि हाथों की लकीरों पे ना जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे ना जाए गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मिर्जा गालिब जो है ये उर्दू कवि थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बनता है कि किस उर्दू शायर और कवि ने 1857 की क्रांति देखा था, ठीक है। 1857 क्रांति के समय वो था। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सर कवि बहुत सारे थे, लेकिन मिर्जा गालिब ही क्यों प्रसिद्ध हुए? क्योंकि 1857 की क्रांति के समय कौन सा कवि उपलब्ध था? तो मिर्जा गालिब। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना साहब, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को। राधे राधे। जय श्री राम। ठीक है, देखो तो ध्यान से, कल की क्लास में, अगली क्लास में हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये पूरा।